नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बुक, उसकी चैप्टर 2 को मैंने ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इस चैप्टर में हम 1950 से 1990 तक की कहानी देख रहे हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दी है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो आपको पता होगा और जैसा मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि कोई भी गरीब देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो बहुत ही अच्छा हो, वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप मोड में हो। क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़रूरी है किसी देश के लिए? क्योंकि इंडस्ट्रीज स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेरिजन करें तो वहाँ सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। सालों भर वहाँ काम मुश्किल है सभी लोगों को मिलना, लेकिन इंडस्ट्रीज़ एक तरह से स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करती है, जिससे जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ता है किसी भी देश का। इसी कारण से जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। आपको पता ही होगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कितना ज़्यादा फोकस दिया था। और आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो इंडस्ट्रीज़ था वो बहुत ही नैरो था, उसका जो बेस था वो बहुत ही नैरो बेस था। कुछ ही लिमिटेड टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में पाई जाती थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया, जूट टेक्सटाइल्स हो गया, और ये लार्जली जो कन्फाइंड थी वो कुछ ही रीजन्स, कुछ ही एरियाज़ जो देश के थे उन्हीं तक इन इंडस्ट्रीज़ का पहुंच था। और भी एग्जांपल दिया गया है कि सिर्फ 2 वेल मैनेज्ड आयरन स्टील फर्म्स थी। एक तो आपका टिस्को हो गया जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और ये जमशेदपुर में इस्टेब्लिश था, और दूसरा था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी और ये बर्नपुर वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये गिनी चुनी 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी जिसको इफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा था आज़ादी से पहले। तो इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें अपने इंडस्ट्रियल बेस का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। जो बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ है, जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनको अपने देश में आगे लाना पड़ेगा, उनको एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। ये सभी अर्थशास्त्रियों की यही मत थी कि अभी हमारा देश विकास कर सकता है जब कृषि के साथ साथ हम उद्योगों पर भी ध्यान दें। इसलिए जहां पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा किसी क्षेत्र पे फोकस था, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हमारा औद्योगिक क्षेत्र हमारा प्राइम फोकस बन गया। अब आगे है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो क्वेश्चंस हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने था कि क्या सरकार का रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा औद्योगिक विकास में, किसकी रोल को प्राथमिकता दी जाए, कौन लीडरशिप रोल अदा करेगा। तो उस समय जो स्थिति थी उसने एक तरह से ये आंसर दे दिया कि आप जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो अधिकतर लोग जो थे भारत के वो गरीब थे, उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास कैपिटल्स का अभाव था और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वेंचर्स को खोलने के लिए उनके पास ना ही कैपिटल था। अगर मान लीजिए कुछ लोगों के पास कैपिटल था भी तो बाजार इतना बड़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा रिस्क ले पाएँ कि इतना एबंडेंस में वो सप्लाई कर दें, इतना ज़्यादा मात्रा में वो हैवी इन्वेस्टमेंट लगा दें और उसके बाद पता चला कि उनके गुड्स की कोई डिमांड ही नहीं है। क्योंकि लोगों में उस समय इतनी आर्थिक स्थिति उतनी ख़राब थी भारत की कि एक बड़ा बृहद बाजार हमारा नहीं था, लोगों के पास परचेजिंग पावर की कमी थी। इसलिए जो सरकार था उन्होंने ये माना कि हमें ही आगे आना पड़ेगा और जो मेजर इन्वेस्टमेंट है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो हमें ही करना पड़ेगा। दूसरा, हमने इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जो मॉडल अपनाया था वो था हमारा सोशलिस्ट लाइन्स पर। समाजवादी समाज की स्थापना की तरफ हम जा रहे थे। तो समाजवादी समाज में जो गवर्नमेंट का रोल रहता है वो मेजर रोल रहता है। हमने पढ़ा भी था पिछले वाली वीडियो में कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के मुकाबले जो समाजवादी सोसाइटी होती है, समाजवाद, उसमें जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज होता है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट लीडरशिप रोल अदा करती है। तो आपको पता होगा कि आबादी सेशन ऑफ जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, और फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, उस दोनों ने इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट मॉडल पे आगे बढ़ाने का प्रण लिया। इसलिए गवर्नमेंट ने यह माना कि जो भी वाइटल इंडस्ट्रीज़ है उनमें हमारा ही कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट वुड हैव कंट्रोल ओवर दिस इंडस्ट्रीज़ जो भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, जैसे बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हो गई। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? फिर प्राइवेट सेक्टर जो सरकार के प्रयास है उनको कम्प्लीमेंट करेगी।
लेकिन जो लीडरशिप रोल है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही अदा करेगी, पब्लिक सेक्टर लीडरशिप रोल में रहेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट के रोल को कॉम्प्लीमेंट करेगी, गवर्नमेंट का सहयोग करेगी, बट मेजर रोल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्ले किया जाएगा। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो 1956 में लाया गया था, और इसी ने एक तरह से हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको अगले 40 साल तक गाइड किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो आज़ाद भारत में लाई गई थी, और यही बेसिस बना था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का। जो सेकंड 5 ईयर प्लान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो प्राइम फोकस दिया था तो वो इसी पॉलिसी से गाइडेड था। और इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन किया वो 3 स्तर पे किया, शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी इंडस्ट्री और शेड्यूल सी इंडस्ट्री। तो 3 तरह से वर्गीकरण किया गया। तो पहला जो कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ थी उस पर सिर्फ सरकार का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बैन थी। वही सेकेंड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें कोई भी नई इकाई गवर्नमेंट ही खोलेगी, बट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के रोल को कम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी सेट की पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो टायर और जो भी शीशा ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर दे सकती थी, लेकिन उनका उत्पादन जो करेगी कार के जो पार्ट्स हैं, चाहे वो टायर हो या शीशा हो, वो ओपन बाज़ार में नहीं बेचेगी, वो जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उनको वो प्रोवाइड करेगी। तो एक तरह से सब्सिडरी इंडस्ट्री के रूप में वो सेटअप हो सकती है, लेकिन जो मेजर रोल है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ही प्ले करेगी। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी निजी कंपनियां हैं वो एक तरह से हेल्प करेगी पब्लिक सेक्टर के एफर्ट्स में, और जो भी नई इकाइयां होंगी वो सेकंड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही सेट की जाएगी। सेकंड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो निजी कंपनियां हैं वो एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करेगी। और जो थर्ड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ थी जितनी भी बच गई, इन दोनों कैटेगरी के अलावा जो भी उद्योग थे इनको इस कैटेगरी में डाल दिया गया, और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में ही सेटअप होगी। ये प्राइवेट सेक्टर जो निजी इंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, उनके द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ को जो कैटेगरी सी में डाली गई थी उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सेटअप किया जा सकता था। नो डाउट जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर अपने नई इकाइयाँ खोल सकते थे, लेकिन एक इकाई को खोलने से पहले, कोई भी नई इकाई को खोलने से पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। बिना लाइसेंस के कोई भी नई कंपनी खोल नहीं सकती थी। सरकार के द्वारा ये बोला गया कि हम लाइसेंस राज को इसलिए लेके आए हैं ताकि हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम चाहते हैं कि जो पिछड़े रीजन्स हैं हमारे देश के, वहाँ पे नई नई औद्योगिक इकाइयाँ सेटअप की हो सके। इस कारण हम लाइसेंस उन कंपनियों को आसानी से देंगे जो अपनी कंपनीज़ को पिछड़े इलाकों में सेटअप करेगी। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अगर उनके लिए कोई कंपनी हमसे लाइसेंस लेना चाहती है तो उनको हम लाइसेंस आसानी से दे देंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेशंस दिए जाएंगे उनको, जैसे टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, बिजली पे जो शुल्क होगा, जो टैरिफ लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा उन कंपनियों के लिए, उन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि लाइसेंस लेना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में। ऐसा बोला गया कि हमारा जो पर्पस है ऐसी पॉलिसी को अपनाने का वह है हमारा रीजनल इक्वालिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम लाइसेंस राज लेके आए हैं। और जो कंपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप करेगी उन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को हम आसानी से लाइसेंस दे देंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेशंस देंगे, चाहे वो टैक्स कॉन्सेशंस हो या फिर और जो दूसरी सुविधाएं होती है इलेक्ट्रिसिटी, उन पे भी जो टैरिफ लगाएंगे वो बहुत ही कम लगाएंगे हम। लाइसेंसिंग सिस्टम उस समय इतना प्रबल था कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उसने लाइसेंस ले लिया, तो शुरुआत में ही बता दिया जाता था कि आप कितना आउटपुट अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कोटा दे दिया जाता था, अगर उस कोटा से एक्सीड करना चाहते हैं आप तो पुनः आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुनः आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कोई कंपनी, मान लीजिए कोई किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने अपनी कंपनी सेटअप किया, कोई टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी, अब वो चाहती है कि टेलीविज़न के साथ साथ हम वॉशिंग मशीन भी बनाएं और उसके साथ साथ हम रेफ्रिजरेटर भी बनाएं, तो उस केस में भी पुनः फिर से लाइसेंस के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, तभी आप नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइसेंसिंग प्रणाली जो थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हैवली रेगुलेट करती थी।
तो लाइसेंस तभी दिया जाता था जो गवर्नमेंट ये कन्विंस हो कर दिया जाता था गवर्नमेंट को कि अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता था कि अधिकतर जो समय था एंटरप्रेन्योर्स का वो लाइसेंस लेने में ही चला जाता था। कैपेसिटी इन्हांसमेंट और इनोवेशन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी इस लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण, जिसको हम आगे भी देखेंगे। जहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात रही, तो भारत सरकार के द्वारा एक विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी का गठन किया गया 1955 में, जिसको लीड कर रहे थे DK कार्वे साहब, इसीलिए इसको कार्वे कमेटी भी कहा जाता है। उसने बोला कि अगर हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एक यूनिट्स में लगने वाले जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होती है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये जो लिमिट थी उसमें परिवर्तन हो रहा है समय समय के साथ। 1950s में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अलाउड था किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो था 5 लाख रुपए। और जैसा NCERT बोल रही है कि अभी जो प्रेजेंट लिमिट है मैक्सिमम वो है 1 करोड़ रुपए, और अभी तो ये 10 करोड़ हो गया है। तो 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट वाली इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं एट प्रेजेंट। ये माना जाता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब वहाँ ज़्यादा लेबर का प्रयोग होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मतलब वहाँ मैनुअल लेबर का ज़्यादा प्रयोग होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है। बट जो ये छोटी इकाइयाँ होती है वो बड़े बड़े उद्योगों से compete नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण देना अति आवश्यक होता है। और ऐसा ही भारत सरकार ने भी किया। बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे वो रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने। मतलब उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन सिर्फ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ ही कर सकती है, जैसे अगरबत्ती, माचिस और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स। ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे उसमें सिर्फ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ भी उसका प्रोडक्शन कर सकती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए, उसमें कोई भी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। और बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई, बहुत सारी छूट दिया गया, कॉन्सेशंस दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे जो उत्पाद शुल्क था वो बहुत ही कम लगाया गया उन पर, और उन्हें अगर पूंजी की ज़रूरत होती थी तो उन्हें बहुत ही कम ब्याज दर पर पूंजी बैंक लोन्स प्रोवाइड करवाए गए, ताकि समय के साथ वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। तो जो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी थी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं था शुरुआती दिनों में कि वो बड़े बड़े उद्योगों से कम्पीट कर सके। इसलिए सरकार ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए। तो एक तरह से कंपटीशन ख़त्म हो गया उनके लिए, उसमें सिर्फ छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ ही आ सकती थी। फिर बहुत सारी सुविधाएँ दी गई उन्हें, जो हमने पढ़ा अभी, लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। अब हम ट्रेड पॉलिसी को पढ़ेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा औद्योगिक नीति था वो क्लोजली रिलेटेड था हमारा ट्रेड पॉलिसी से। पहला जो 7 पंचवर्षीय योजना थी, तो हमारी जो ट्रेड थी वो एक तरह से इनवर्ड लुकिंग अप्रोच था हमारा। मतलब हम विदेशों पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते थे। हम जो भी अपनी ज़रूरत की वस्तुएं थी उनका उत्पादन हम खुद अपने देश में ही करना चाहते थे। इसी का नाम पड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। और इसके तहत हम रिप्लेस करना चाहते थे या फिर सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे इंपोर्ट्स को विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल्स हम अगर विदेश से मंगवा रहे थे तो उस व्हीकल का प्रोडक्शन क्यों ना भारत में ही कर लिया जाए, यही फोकस था हमारा। जो ट्रेड पॉलिसी था वो शुरुआती जो 7 पंचवर्षीय योजनाएँ थी उनमें हमारा फोकस यही था कि जितने भी इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। ऐसा संभव करवाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया वो क्या किया, सरकार ने जो इंपोर्ट्स हैं उनको कॉस्टलियर करवा दिया। वो कैसे किया? जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, उनको संरक्षण प्रदान किया फॉरेन कंपटीशन से। इसके लिए जो सरकार ने 2 टूल्स अपनाए वो था टैरिफ और कोटास। टैरिफ बेसिकली जो टैक्स होता है, एक तरह से सीमा शुल्क, जो कि इम्पोर्टेड
वस्तुओं पर लगाया जाता है। जो वस्तुएं इंपोर्ट हम करते हैं तो उन पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। तो जब अगर इंपोर्टेड वस्तुओं पे टैक्स लगेगा तो वो महंगी हो जाती थी। तो जब महंगी हो जाती थी तो उनका यूज़ भी डिस्करेज हो जाता था। एज ए कंज्यूमर कोई भी चाहता है कि सस्ता सामान हमें मिले, तो टैरिफ लगाने के कारण जो विदेशी वस्तुएं थी वो महंगी हो जाती थी। तो इस कारण जो उनका डिमांड था वो कम हो जाता था एज कम्पेयर जो हमारी इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी। और जो कोटा था वो एक तरह से अमाउंट स्पेसिफाई कर देता था कि कितना अमाउंट हम इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर देशों से। तो जो कोटाज और जो टैरिफ्स का जो प्रभाव पड़ा उसने कहीं ना कहीं हमारे जो इंपोर्ट्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया, और इस तरह हमारे जो डोमेस्टिक फर्म्स थे उनको फॉरेन कंपटीशन से बताया। ऐसा इसलिए भी करना ज़रूरी था कि अगर हम संरक्षण नहीं देते हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो फॉरेन गुड्स हमारे मार्केट में फ्लड कर जाते। और विकसित देशों ने बहुत पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राप्त कर लिया था और वहाँ पे हैवी मशीन्स, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू जो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इनिशियल ईयर्स में सेटअप की गई थी। तो इस कारण अगर हम अपने बाज़ार को खोल देते तो वहाँ से जो सस्ती वस्तुएं थी वो आने लगती भारत में, और जिस कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए सरकार ने हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको संरक्षण प्रदान किया। टैरिफ और कोटास का इस्तेमाल करके जो इंपोर्ट करते थे हम वस्तुएं वो कॉस्टलियर हो गए। तो इस कारण जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस कर रही थी सेम गुड, वो सस्ती बिकने लगी एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड गुड प्राइस। इस कारण जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स का जो डिमांड था वो बढ़ा भारतीय बाज़ारों में, और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी आगे बढ़ सकी। और ये भी माना गया कि धीरे धीरे हमारी भी इंडस्ट्रीज़ compete करना सीख जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हम ये जो प्रोडक्शन है इसको हम संरक्षण जो हम दे रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। जो हुआ भी 1990s में हमने अपने बाज़ार को पूरी तरह से खोल दिया, और हमारे देश की जो आज की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। टाटा, बड़े बड़े अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं जिनका प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है। तो ये सत्य भी साबित हुआ जो इकोनॉमिस्ट का मानना था कि शुरुआत में हमें इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आज का जो लेवल है हमारी इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत ही एडवांस है। आज हमारी कंपनियां विदेशों में अपना प्रेजेंस, अपना लोहा मनवा रही है। और भी लगा हमारे प्लानर्स को कि अगर हम खोल देंगे, फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाएंगे, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑलरेडी स्केयर है, और यहाँ के जो अमीर रईसजादे हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि विदेशों से सामान आएगा तो विदेशी मुद्रा में ही उसका, डॉलर में उसका पेमेंट करना होगा, तो लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट बढ़ जाएगा हमारे देश में अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं डेट्स में। तो फॉरेन एक्सचेंज की भी स्कार्सिटी थी इनिशियल पीरियड में, तो इस कारण भी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था ताकि जो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है उसको डिस्करेज किया जा सके। और बोला जा रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे मिड 1980s तक कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। हम इनवार्ड ओरिएंटेड अप्रोच के तहत हम अपनी ट्रेड पॉलिसी को गाइड कर रहे थे, और एक्सपोर्ट प्रमोशन पे हमारा मिड 80s तक कोई विशेष फोकस नहीं रहा। तो एनसीईआरटी जैसा बता रही है कि जो हमने पॉलिसीज़ अपनाई तो उसका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे जो असर पड़ा वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत तेज़ी से विकास किया। एक डाटा भी आपको दिया गया है कि जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में योगदान था मात्र 13% 1950-51 में, वो बढ़कर 24.6% हो गया 1990s 91 के समय। तो जो जीडीपी में शेयर बढ़ा इंडस्ट्रीज़ का एक इंडिकेटर है, नो डाउट ये डेवलपमेंट का, इसमें कोई शक नहीं है। और 6% एनुअल ग्रोथ रेट रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर का इस पीरियड में 1950s और 1990s के बीच। 6% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो की, जो कि नो डाउट कमेंडेबल था जैसा एनसीईआरटी बोल रही है। और हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था वो भी डाइवर्सिफाई हो गया था 1990s के आते आते। अब हम सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स और जूट मिल्स ही हमारे देश में नहीं थे। हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें अब हमारे देश में आ गई थी। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई हो गया था। आज हम एक माचिस से लेके आज हम एक सैटेलाइट तक भी बना रहे थे, और इसमें जो मेजर रोल अदा किया वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने किया। सरकारी प्रयासों के कारण ही बहुत ही तीव्र गति से हमने विकास किया, ऐसा बोल रही है एनसीईआरटी, और जो सही भी है।
और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो हमने प्रमोट किया, तो इससे जो छोटे व्यापारी थे, छोटे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको इसका लाभ मिला क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी। और जो सरकार ने इन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोटेक्शन दिया, इस कारण हमारे जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप हुई और बहुत से नए क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज़ ने अपना दबदबा कायम किया। तो अगर संरक्षण नहीं देती सरकार तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बूम नहीं कर पाता, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उतना डेवलप नहीं कर पाता, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि सही भी है। नो डाउट पब्लिक सेक्टर का जो योगदान था हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो बहुत ही कमेंडेबल था इनिशियल ईयर्स में, बट बहुत सारे अर्थशास्त्री इसके रोल, इसका जो परफॉर्मेंस था उसके रिगार्डिंग वो क्रिटिकल भी है। उनका मानना है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ नो डाउट इनिशियल ईयर्स में उनकी नीड बहुत ज़्यादा थी, बट बहुत सालों तक वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते रहे जिसको प्राइवेट सेक्टर आसानी से प्रोड्यूस कर सकती थी। एक एग्जांपल दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, और आपको पता है कि बहुत मुश्किल था 2000 के समय या 1990 से 2000 के बीच मोबाइल कनेक्शन लेना। उस समय MTNL और BSNL के अलावा कोई और आपके पास अल्टरनेटिव नहीं था, और एक फ़ोन कनेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो बहुत लेट एंट्री हुई थी प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जिसके कारण जो कंज्यूमर्स थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो कहीं ना कहीं मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसीज उसमें दिख रही थी, तो उनको उन चीज़ों से हट जाना चाहिए था जिसमें प्राइवेट सेक्टर आसानी से काम कर सकती है। आप सोच सकते हैं कि एग्जांपल दिया, एक मॉडर्न ब्रेड नामक एक कंपनी बनाई थी, ब्रेड भी बेच रही थी अब सरकार, और ये जो मॉडर्न ब्रेड कंपनी है उसको लेट 2001 में प्राइवेटाइज किया गया। तो आप समझ सकते हैं ब्रेड बनाने में ये तो कंज्यूमर आइटम है सिंपल, इसमें एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का क्या काम था। तो ओवर इंटरफेरेंस था हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं करवाया गया था इवन आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कि क्या पब्लिक सेक्टर को प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या प्राइवेट सेक्टर को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये अगर क्लियर डिस्टिंक्शन शुरुआत में कर लिया जाता या समय के साथ क्लियर हो जाता तो ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, और पब्लिक सेक्टर सिर्फ स्ट्रेटजिक जो कंपनियां हैं या सेक्टर्स हैं हमारे, जो सोशल और स्ट्रेटजिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़रूरत है, उन्हीं में तब पब्लिक सेक्टर कंपनीज का इंटरफेरेंस रहता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। आज भी आपको पता होगा IRCTC 8 होटल्स चलाती है, तो होटल सेक्टर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रही है और काम कर सकती है, फिर भी सरकार अभी तक होटल्स चला रही है। तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा कि सरकार को उन क्षेत्रों से बाहर हो जाना चाहिए जिन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है, जिनको वो अच्छे से चला सकती है, और सरकार को अपने साधनों को उन सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए जिसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। उसके बाद ये बताया गया कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बहुत ज़्यादा लॉस इनकर कर रही थी, फिर भी उनको बंद नहीं किया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सरकारी इकाई को बंद करना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पे ट्रेड यूनियंस होते हैं, वहाँ पे लेबर स्ट्राइक करने लगते हैं, लॉकआउट्स करने लगते हैं, तो इस कारण उन इंडस्ट्रीज़ को चलाना पड़ रहा था डिस्पाइट बीइंग कि वो लॉसेस में थी और जो गुड वो प्रोड्यूस कर रही थी उनका कोई डिमांड नहीं था। बट ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज प्रॉफिट आपको ला के देगी, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को नेशनलाइज करना पड़ा है और वर्कर्स के जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा है और उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है। लेकिन ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर अगर लॉस इनकर कर रही है तो वो ज़्यादा देर मार्केट में टिकेगी नहीं, वो अपने कंपनी को शट डाउन कर देगी और वो दूसरी तरफ अपना रुख देखेगी कि कहाँ दूसरा सेक्टर है जहाँ से हम प्रॉफिट कमा सके। वो ज़्यादा लॉस बियर करने की उनमें टेंडेंसीज नहीं रहती है। बट किसी गवर्नमेंट कंपनी को जल्दी बंद करवा देना ये आसान नहीं था, जिस कारण जो हमारा रिसोर्सेज था उसका कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा था। जो टैक्स पेयर मनी है उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो रहा था। उसके बाद ये बताया गया कि कैसे लाइसेंस प्रणाली का बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने कैसे दुरुपयोग किया। उनके द्वारा बहुत सारे लाइसेंस एक ही बार इकट्ठे कर लिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कंपनियों के लिए लाइसेंस ले लिए जाते थे, भले वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे या ना करे,
इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी पाई गई। जो लाइसेंस दिया गया उन्हें, उसका रिगार्डिंग वो अब उत्पादन नहीं कर रहे थे। मेन उसका लाइसेंस लेने का एम यही था कि नए जो कंपटीटर्स हैं उनको इस सेक्टर में आने ही ना दिया जाए। तो लाइसेंस परमिट राज के कारण जो फर्म्स थे वो कहीं ना कहीं इफिशिएंट नहीं हो पाए। उनका मैक्सिमम जो ध्यान रहता था, इंस्टीड ऑफ कि वो क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूव करने पे ध्यान दे, उनका जो मैक्सिमम टाइम था वो लाइसेंस लेने पे ही चला जाता था। कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ के साथ जाना, मिनिस्टर्स के साथ साठगांठ बैठाना, इन्हीं सब चीज़ों में उनका मैक्सिमम समय खत्म हो जाता था। उसके बाद जो संरक्षण की नीति हमने अपनाई थी शुरुआती दिनों में, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसने ज़्यादा हार्म किया, ज़्यादा अच्छा करने से ज़्यादा इसने ज़्यादा नुकसान किया। वो कैसे बताया गया है? क्योंकि जब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट्स को, तो भारतीय जो कंज्यूमर्स थे उनको के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो जो गुड्स ला रही थी मार्केट में, वही उनको परचेज कर रहा था, भले ही उनकी क्वालिटी ख़राब हो। और जो औद्योगिक घराने थे उनको भी पता था कि हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। उनके पास एक कैप्टिव मार्केट था, एक सुनिश्चित बाजार था उनके पास, तो वो अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं देते थे। और क्यों ध्यान देंगे जब उनको पता है कि वो कैसा भी प्रोडक्ट लाएंगे कंज्यूमर्स को तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने ज़्यादा कीमत पे बेचें, घटिया प्रोडक्ट लाएं। जब कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो फिर मजबूरन बस, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसलिए जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही थी उस समय की, चाहे वो अच्छा क्वालिटी की भी क्यों ना हो, चाहे वो ऊंची कीमतों पे अवेलेबल हो, लेकिन कंज्यूमर्स को वही चीज़ों को उपभोग करना पड़ता था। लेकिन अगर कंपटीशन होता तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन पे ये इंसेंटिव होती कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, ताकि कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिमांड करें एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड गुड्स। बट ऐसा हुआ नहीं। संरक्षण के कारण जो इंसेंटिव होता है इम्प्रूवमेंट का, ओवरऑल क्वालिटी को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का, वो दिखा नहीं। फिर जो हमने अभी पहले जो पब्लिक सेक्टर को क्रिटिसाइज़ किया था कि पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं किया जाता था, भले वो लॉस मेकिंग थे, लॉस इनकर कर रहे थे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि पब्लिक सेक्टर को आप प्रॉफिट के बेसिस पे आप जज नहीं करें, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कभी एम प्रॉफिट कमाना रहा ही नहीं है। वो उनका एम था कि वो वेलफेयर, जो लोगों की वेलफेयर है उसको वो प्रमोट कर सके। इसलिए अगर जज करना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना चाहिए, तो जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक्सटेंड टू विच दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट ऑन प्रॉफिट्स दे अर्न। और जहाँ तक संरक्षण की बात रही, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि हमें तब तक अपनी इंडस्ट्रीज़ को संरक्षण देना चाहिए जब तक जो विदेशी कंपनियां हैं उनको जो संरक्षण दिया जाता है रिच कंट्रीज़ के द्वारा, जब तक वो अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, जब तक वो अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेशंस दे रहे हैं, तब तक हमें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक रिच नेशंस भी ऐसा कर रहे हैं। और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बोला कि अब हमारे नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए। जो शुरुआत के 40 साल थे, उसके बाद बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा जब हम नई औद्योगिक नीति 1991 को लेके आते हैं, जो हमारा अगले चैप्टर का डिस्कशन है। एलपीजी मॉडल जो हमने अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसने कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की पूरी जो ढांचा था वो बदल के रख दिया। एलपीजी मॉडल ने हर एक सेक्टर्स पे अपना प्रभाव डाला, जो हम देखेंगे अगले वाले चैप्टर में। और जो कंक्लूज़न है उसमें कहा गया है कि नो डाउट हमारे इंडियन इकोनॉमी, जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें बहुत अच्छा रहा हमारे इंडियन इकोनॉमी का प्रोग्रेस। आप नो डाउट ये मान के रखिए कि एनसीईआरटी कभी भी ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी। नो डाउट इंडिया ने विकास तो किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं था। आपको पता होगा कि हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ एक टर्म था जिसको प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा कॉइन किया गया था। तो 1950 और शुरुआती जो हमारे 30 साल थे, 1950 से 80s का जो पीरियड था, उसमें मात्र 3% का ग्रोथ रेट इंडिया अचीव कर पाया था।
जो कि इम्प्रेसिव नहीं था। तो प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये टर्म कॉइन किया गया था 1978 में, जिसने बताया गया कि जो एवरेज ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का 1950 से 80s के बीच वो 3.5 से 4% के बीच रहा। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी नो डाउट वो डाइवर्सिफाई हुई। आज 1990s के आते आते हमारी जो प्रेजेंस था इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो। हम एक माचिस की तीली से के साथ साथ हम न्यूक्लियर बम्स का भी प्रोडक्शन कर रहे थे। हम स्पेस में भी हमारा योगदान बहुत ही आगे था। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में स्थापित करवाए गए थे। तो इनोवेशन को नो डाउट प्रमोट किया गया था और इसके लिए हम अपने जो पॉलिसी मेकर्स है उनको हम क्रेडिट दे सकते हैं। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड प्रोडक्शन में। इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को थैंक्स कहा गया है, जिसने प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। और जो ज़मींदारी सिस्टम को जो एबोलिश किया गया उस कारण भी जो हमारी किसान की स्थिति थी वो अच्छी हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट हुआ। नो डाउट पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया है और जो एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने पे सरकार का जो हस्तक्षेप था उसने कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप नहीं होने दिया हमारे देश में। सेल्फ रिलायंस के नाम पे हम अपनी जो कंपनियां थी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन कंपटीशन से, जिस कारण जो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। हमारी जो पॉलिसीज़ तो इनवार्ड ओरिएंटेड थी और हमने कहीं ना कहीं अपना जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर फोकस नहीं किया। और जो हमारा ग्रोथ पाथ होना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पार्ट वो नहीं था। हमारा जो अप्रोच था शुरुआत के 5 ईयर प्लान्स में वो इनवार्ड लुकिंग था। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया 1991 में, और जिसकी शुरुआत 1980s के दशक से स्टार्ट कर दी गई थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने के लिए हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया, जो कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। चैनल पे आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।